नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महिमा इंडिया। हमारे एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। ये है हम आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 4। ये हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम, सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। हम कैसे चीजों को सीखते हैं, उसके पीछे की क्या प्रक्रिया होती है, हमारे क्या उद्देश्य होते हैं सीखने को, हमारी क्या प्रेरणा होती है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। हम आगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर हमारी ये यूनिट। यूनिट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा एक न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 को लेकर। 2026 को लेके एक हमारा बैच शुरू होने वाला है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। ये हमारा बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो जिस किसी को भी इनरोल करना हो वो कर सकते हैं। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल जाएंगे। इसमें आपको पीवाईक्यूज, थ्योरी, एमसीक्यूज, अपडेटेड नोट्स सभी चीजें मिल जाएंगी। और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अभी ऑफर में इसका 5000 में मिल जाएगा। जिस किसी को भी परचेस करना है वो हमारी टीम से बात कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा एक मेंटरशिप सेशन शुरू होने वाला है। ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी रहेगा और ये पेपर फर्स्ट के लिए भी रहेगा। जिस किसी को भी मेंटरशिप सेशन में जुड़ना है जुड़ सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि हम आपको खुद डायरेक्टली इसमें गाइड करने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे, आपको उन टारगेट्स को अचीव करना है। यहाँ पे आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके हिसाब से ही आपको रोज पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। उसमें आपको फिर एमसीक्यूज मिल जाएंगे और अगर उसमें कुछ आपको डाउट हुआ तो उसके लिए लाइव सेशन भी मिल जाएगा। आपको 10 इयर्स के नेट सेट के पीवाईक्यू भी सॉल्व किए जाएंगे और 31 दिसंबर के पहले आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। इसका लक्ष्य रखा है हमने 31 दिसंबर को। आप किसी में से किसी को भी परचेस करना हो ये मेंटरशिप सेशन, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये है हमारा वीडियो कोर्स। ये आपको पूरा वीडियो कोर्स मिल जाएगा। यह 15 अक्टूबर से ही शुरू हो गया था पेपर फर्स्ट के लिए। इसके अब आगे की यूनिट से वो मैं करवाने वाली हूँ। ये आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। इसमें आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी और अगर आप ऑफलाइन ई बुक्स लेना चाहते हैं, आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वो आपको पूरा गाइड कर देगी कि आपको कैसे क्या ऑर्डर करना है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी और आपका जो सेकंड पेपर रहेगा उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो आपका सेकंड विषय रहेगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें वीडियोस भी डलना शुरू हो चुकी है, बहुत सारी यूनिट्स कवर हो चुकी है। अब आगे की मैं करवाने वाली हूँ। तो इसका प्रोसेस के लिए अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो हमारी टीम से बात आप कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे का शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीखना, अधिगम। हम किस प्रकार से अधिगम या सीखते हैं। आपको अगर कुछ नई चीजें सीखनी हो तो उसके पीछे क्या होता है। अगर आप मान लीजिए कि आपको खाना बनाना सीखना है, आपको सीखना है, तो आपने कहीं पे देखा होगा, तभी आपके मन में उत्साह जागृत हुआ है कि मुझे भी खाना बनाना सीखना है। या तो आपने आपके कोई प्रेरणा है, आप किसी को आपके जीवन की प्रेरणा मानते हैं, या आपने टीवी में देखा है कि जो मेरा फेवरेट एक्टर है वो उसको खाना बनाना आता है, तो आपको भी फिर उत्साह हुआ कि हाँ मुझे भी खाना बनाना सीखना है। तो आपको पीछे उसकी प्रेरणा जागी कि हाँ मुझे खाना बनाना सीखना है क्योंकि मेरा फेवरेट एक्टर को भी खाना बनाना आता है, तो मैं भी अपने खाना बनाना सीखूंगा। उसके बाद में आपकी आंतरिक प्रेरणा है कि हाँ मुझे, आपको खुद से अंदर अंतर मन से भी विश्वास हुआ कि हाँ मुझे खाना बनाना सीखना ही है। फिर आपके अंतर मन से भी एक वो प्रेरणा आती है कि हाँ मुझे सीखना है, और फिर आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो। तो सीखने में सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या क्या होता है। सीखना किसी व्यक्ति के विकास विकास या परिवर्तन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आप कुछ सीखते हो तो आपके अंदर परिवर्तन भी होता है, कुछ विकास होता है। आप हमेशा कुछ सीखते हो तो आप आगे की तरफ जाते हो, आपका विकास होता है और आपके जीवन में कुछ उससे परिवर्तन भी होता है। तो यही बोला है, सीखना किसी व्यक्ति में विकास या परिवर्तन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये चलती रहती है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो व्यवहार की नई विधा या पैटर्न के रूप में प्रकट होती है। इससे एक कुछ पैटर्न बनता है, आप कुछ नई विधाएं सीखते हैं।
जब आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको नई विधा और पैटर्न के रूप में कुछ चीजें प्रकट होती है, आपके सामने आती है कुछ चीजें। यह व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। जब आप कुछ सीखते हो तो वो हमेशा के लिए सीखते हो ना, वो चीजें हमेशा आपके स्थायी परिवर्तन करता है आपके जीवन में। अगर आप एक बार खाना बनाना सीख गए तो वो आपके जीवन में आपको हमेशा याद रहने वाला है, मतलब वो आपके जीवन में एक स्थायी प्रक्रिया है जो आपको हमेशा काम में आने वाली है। तो यहाँ पे वही बताया है कि यह व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है। याद रखना, पूछ सकता है कि सीखना कैसा परिवर्तन है, स्थायी या ये थोड़े दिन में आप भूल जाते हो, नहीं, ये एक स्थायी परिवर्तन है, आपको ये हमेशा याद रहता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? अधिगम एक स्थायी परिवर्तन है और उत्तेजना और प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से प्रबलित अभ्यास का परिणाम है। इसमें आप उत्तेजित होते हो, आपको उत्तेजना, आपको प्रेरणा आती है। उत्तेजना का मतलब होता है आप प्रेरित होते हो किसी चीज से, तभी आपको उत्तेजना और प्रतिक्रिया। आप किसी चीज से पहले प्रेरित होते हो और फिर आप उसको करते हो, आप वो प्रतिक्रिया मतलब एक्शन, आप उसको शुरू करते हो। पहले आप प्रेरित होते हो और फिर वो प्रेरित होके वो चीजें पे काम करना शुरू कर देते हो, तो उसी को बोलते हैं पहले आप उत्तेजित होते हो और फिर प्रतिक्रिया मतलब सीखना शुरू कर देते हो। ये प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यास का परिणाम है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे आ गया शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का मतलब होता है कि जो सीखना चाहता है उसको बोलते हैं शिक्षार्थी। कोई अधिगम या फिर कुछ आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक विद्यार्थी या किसी व्यक्ति की जो सीखना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो उस व्यक्ति को बोलते हैं शिक्षार्थी, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या कुछ सीखना चाहता है। तो सबसे पहला जो तत्व हो गया हमारे उसका है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी सबसे महत्वपूर्ण हो गया। फिर दूसरा है प्रेरणा या उत्तेजना। आपको किस चीज ने प्रेरणा दी कि जिससे आप खाना बनाना सीखना चाहते हो? आपको कहीं से प्रेरणा मिली होगी कि हाँ मुझे भी खाना बनाना सीखना है, तो वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, वो इम्पोर्टेंट है। तो वही दूसरा इम्पोर्टेंट तत्व हो गया उत्तेजना की, उत्तेजना या प्रेरणा की, वो आपको कहाँ से प्रेरणा मिल रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई शिक्षार्थी की आंतरिक स्थिति। आंतरिक स्थिति से मतलब है आपके अंदर भी एक प्रेरणा है कि नहीं मुझे खाना बनाना अब तो सीखना ही है। तो आपकी जो अंतर मन की जो प्रेरणा है उसे यहाँ पे बताया कि आपकी आंतरिक स्थिति में भी आपको प्रेरणा हुई है। के बाद में इम्पोर्टेंट है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कि आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, आप एक्शन मोड में आ गए कि हाँ चलो अब मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ, तो आपने आपकी शुरुआत घर से कर दी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछ सकता है अधिगम। अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन सा तत्व है? तो आपको चारों याद रखना है कि सबसे पहले अधिगम में जो व्यक्ति सीखना चाहता है, शिक्षार्थी है, वो जरूरी है। फिर उसको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, सेकंड नंबर पे वो जरूरी है। फिर उसके आंतरिक प्रेरणा, उसकी आंतरिक स्थिति, तीसरा ये इंपॉर्टेंट हो गया। और चौथा है एक्शन, कि वो उसने काम करना, प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। तो चौथा कौन सा हो गया? एक्शन। ठीक है, अब अधिगम या सीखने की क्या क्या विशेषताएं होती है, इससे क्या क्या हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं, क्या विशेषताएं होती है? जब आप सीखना अधिगम करना प्रारंभ कर देते हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है इससे? इसमें बदलाव शामिल है। अगर आप कुछ आपके जीवन में कुछ सीखते हो तो उससे आपके जीवन में कुछ बदलाव होता है। अगर आप खाना बनाना सीख गए तो आप आपके घर में भी आप खाने बनाने में आपकी मम्मी की मदद कर सकते हो, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ उस चीज से? हाँ, से बदलाव हुआ। तो आप कुछ भी सीखते हो, चाहे खाना बनाना हो या फिर कुछ भी जीवन में, आप पढ़ना सीखते हो, जब आप बचपन में थोड़े बड़े हो जाते हो, स्कूल जाने लग जाते हो, तो आप पढ़ना सीखते हो, तो उससे आपके जीवन में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो वही बताया है कि इसमें बदलाव शामिल है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम सीखते हैं तो हमारे जीवन में धीरे धीरे उस चीज से बदलाव शुरू हो जाता है, तो उसमें बदलाव सबसे जरूरी हो गया। ठीक है, सीखने में गतिविधियां शामिल है। सेकंड है गतिविधियां। जब आप कुछ सीखते हो तो कुछ गतिविधियां करते हो। आपने खाना बनाना सीखा तो आप पहले आपके किचन में गए, वहां पे आपने कुछ सब्जियां काटना सीखा, मतलब आप कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हो। आपने जैसे जब भी पढ़ना सीखा होगा तो आपने सबसे पहले वर्णमाला सीखी होगी, आप एक चार्ट लाए होंगे, आपने उसमें से वर्णमाला सीखी, तो वही आप कुछ गतिविधियां उसमें शामिल होती है, मतलब आप गतिविधियां कुछ ना कुछ कर रहे हो सीखने के दौरान। ठीक है, इसके लिए अंतर क्रिया की आवश्यकता होती है। अंतर क्रिया की आवश्यकता होती है, इसके मतलब आपके आंतरिक मन में भी, आपके अंतर मन में भी, अंतर मन की भी आवश्यकता होती है। अगर आपके सीखने की अंदर से ही अभिलाषा नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे।
इसलिए अंतःक्रिया की भी बहुत जरूरत होती है, आपकी आंतरिक प्रेरणा की भी इसमें बहुत जरूरत होती है। अगर कोई दूसरा बोलेगा आप खाना बनाना सीख लो सीख लो सीख लो, आप सीखोगे नहीं। लेकिन जिस दिन आपको अंतर मन से लगेगा कि हाँ मुझे अब खाना बनाना सीखना है, आप उसी दिन सीख पाओगे। तो वही यहाँ बताया कि इसमें अंतःक्रिया की भी जरूरत होती है। ये आजीवन प्रक्रिया है, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है हमारा टाइम पीरियड कि हम इसी टाइम पीरियड में या इसी टाइम एज में सीखते हैं। नहीं, हमारा अधिगम है, ये जीवन भर की प्रक्रिया है। हम कुछ चीजें अडल्ट होने के बाद सीखते हैं, कुछ चीजें हम आफ्टर हम बचपन के बाद में सीखते हैं, कुछ चीजें हम आ, बोलते हैं ना कि जीवन एक हम मरने तक सीखते रहते हैं कुछ चीजें। तो यहाँ वही बताया, ये आजीवन प्रक्रिया है, ये चीजें हमेशा चलती है। ठीक है, इसके बाद है गलत पॉइंट, इसमें समस्या का समाधान शामिल है। जब भी आप कुछ सीखते हो तो उससे जो भी हमारी समस्या है वो कम होने लगती है, उसका समाधान होने लगता है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप बाहर रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपके सामने भी समस्या क्या है कि खाना बनाना। आप आपकी फैमिली से दूर है, ये आपकी समस्या नहीं है, आप आपकी फैमिली से दूर है तो आपको खाने की जरूरत रहेगी, तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा। अभी आपके सामने एक समस्या है खाने की, लेकिन जब आपने खाना बनाना सीख लिया है तो आपके सामने आपकी समस्या का ये समाधान हो गया। जब भी हम कुछ अधिगम करते हैं तो उससे हमारी समस्या का समाधान भी होता है। आपने पढ़ना सीखा, अब आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो, आपके सामने समस्या नहीं आएगी कि मुझे रीडिंग नहीं आती है। तो आपकी बुक पढ़ने की समस्या का समाधान कैसे हो गया कि आपने पहले से ही रीडिंग सीख रखी थी, आपको पढ़ना पहले से आता था। जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमें और नई नई जानकारी हमारे पास शामिल होती रहती है, हम नई नई जानकारियां सीखते रहते हैं। तो वहाँ यहाँ पे यही बताया कि जब भी हम कुछ सीखते हैं, जीवन भर सीखते हैं, तो हमारे पास जानकारियां और आती रहती है, हम जानकारियों को प्राप्त करते रहते हैं। सोचने से कहीं अधिक शामिल है, जब हम कुछ सीखते हैं तो उसमें सिर्फ सोचते नहीं है कि हाँ हम पढ़ेंगे, हम कल से पढ़ेंगे, नहीं। जब आप उस चीज को कर ही रहे हो, जब खाना बनाना सीख ही रहे हो, तो आपने उस पर गतिविधि करना शुरू भी कर दिया है, आपने काम करना शुरू भी कर दिया है। आपने धीरे धीरे सब्जी काटना सीख लिया है, आपने आटा गूंदना सीख लिया है, आपने रोटी बनाना सीख लिया है, आपने चावल एक बेसिक जो खाना होता है आप वो धीरे धीरे सीख रहे हो। तो वही, इसमें सोचने से कहीं अधिक शामिल है, आप उस पर क्रिया करना भी शुरू कर चुके हो। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं, हो सकता है कि आपको पूछ ले कि अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो आप इसमें से देख सकते हो और फिर वहां पे आंसर कर सकते हो कि इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं इसमें शामिल नहीं है। जब आपको पता रहेगा कि अधिगम किसे बोलते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप उसका आंसर इजीली कर सकते हो। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जीन पियाजे की, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि उसको अनुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। उसमें 4 चरण होते हैं जीन पियाजे की थ्योरी में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि इन चारों को क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। इससे मोस्ट ऑफ हमेशा यही सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने यहाँ पे बच्चों को बताया है कि बच्चे कैसे धीरे धीरे सीखते हैं, उनके सीखने का क्या क्रम है, वो किस वर्ष की किस आयु में कौन सी चीजें सीखते हैं, उन्होंने यहाँ पे यही बताया है। सबसे पहले जीन पियाजे कौन था, वे एक बेसिक इंफॉर्मेशन सीख थे। जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे, ये स्विस से थे और एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, मतलब बच्चों के वैज्ञानिक थे, मतलब उन्होंने बच्चों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हुई थी, उन्होंने बताया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं। जिन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास का गहन अध्ययन किया, उन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास का, कि बच्चों की बौद्धिक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ती है, उस पर उन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने बताया था कि बच्चे केवल ज्ञान ग्रहण नहीं करते, बल्कि वे अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। कि वो सिर्फ ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, जो उनके माता पिता द्वारा उनको दिया जाता है वो सिर्फ उसी को ग्रहण नहीं करते, वो खुद के अनुभवों से भी सीखते हैं। जो वो करते हैं, उनको कुछ चीजें गलत लगती है, कुछ चीजें उनको धीरे धीरे सही लगती है, तो वो ऐसे भी सीखते हैं। हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का, वो किसी गर्म चीज को हाथ लगा देता है, पानी की गर्म की एक बकेट रखी होती है, वो उसको गलती से बाहर से टच कर लेता है, उसने देखा कि तो गर्म है, उसको चोट लगी और उसने हाथ हटा लिया। क्या वो अब दूसरी बार उस बाल्टी को हाथ लगाने जाएगा? नहीं, क्योंकि उसने उसके अनुभव से सीखा, उसको पता है कि हाँ अब ये बाल्टी गर्म है, अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। तो वही
बच्चे उनके अनुभवों से भी अपने ज्ञान का निर्माण करता है, मतलब वो खुद के अनुभवों से सीखते हैं। जो वो गलती करते हैं, जब उनको चोट लगती है तो वो उस चीज के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ यही बताया कि वो सिर्फ ज्ञान ग्रहण नहीं करते बल्कि अनुभव से भी सीखते हैं। फिर आगे है, हाँ, उनके मुख्य विचार में उन्होंने कुछ शब्द दिए हैं। इस शब्द से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्कीमा का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इनके मुख्य विचार में एक स्कीमा आता है। स्कीमा स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान का ढांचा या मानसिक संरचना। स्कीमा का मतलब होता है जब कुछ चीजें हमको पहले से ही हमारे दिमाग में वो चीजों की छवि बनी हुई रहती है, या कुछ चीजें हमारे दिमाग में जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, जिसके बारे में हमें पहले से ज्ञान होता है। एक ज्ञान का ढांचा जो हमारे पास में पहले से मौजूद है, उसे ही हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, जो ज्ञान हमारे पास में पहले से मौजूद है उसे हम स्कीमा कहते हैं। एक सिंपल सी इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि स्कीमा किसे कहते हैं, जो ज्ञान पहले से हमारे पास में मौजूद है उसे हम स्कीमा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा होता है कि उसके 4 पैर, एक पूंछ और वो भौंकता है। ठीक है, बच्चे के दिमाग में हमने उसको पहले से पता है कि कुत्ता कैसा होता है, उसका एक कुत्ते का एक उसके पास में एक पहले से ज्ञान होता है कि उसके 4 पैर है, पूंछ है और वो भौंकना है, उसको वो भौंकता है। मतलब जब वह नई जानकारियां पाता है तो उसका स्कीमा बदलाव या नया बनता है। लेकिन जैसे जैसे उसको नई जानकारियां और धीरे धीरे प्राप्त होती रहती है तो उसका स्कीमा बदलता या नया बनता है। जैसे आज उसने कुत्ते की छवि उसके दिमाग में बना रखी है, तो वैसे ही कल वो हाथी देखेगा तो हाथी की छवि भी उसके दिमाग में बन जाएगी और उसके पास में उसका नया स्कीमा तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसका स्कीमा ये बदलता रहता है और नया हमेशा होता रहता है। हम हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं, हमारे ज्ञान का विकास होता रहता है। तो यहाँ वही बताया कि जब वो नई जानकारियां पाता है तो उसका स्कीमा बदलता या नया बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे है अडॉप्शन, अनुकूलन। इसकी दो प्रक्रियाएं होती है, एक होता है अभिग्रहण। ठीक है, जब बच्चा नई जानकारियों को अपने पुराने ज्ञान में समायोजित कर लेता है। जैसे उसके पास में पुरानी जानकारी थी कि कुत्ते की छवि उसने पहले से बना रखी थी कि उसके 4 पैर हैं, कि एक पूंछ है। उसके पास में ये जानकारी पहले से थी कि कुत्ते की 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है। जब वो उसके पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में समायोजित करता है, अब उसने एक बिल्ली को देखा, अब उसने यहाँ देखा, उसने एक अब बिल्ली को देखा, एक कैट को देखा, उसने वापस से देखा कि हाँ इसके भी 4 पैर हैं, बिल्ली के भी, और उसके पास में भी एक पूंछ है। तो उसने अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान पे क्या बताया कि हाँ ये एक कुत्ता है। उसने बिल्ली को भी कुत्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास में पुरानी जानकारी थी कि जिसके पास भी 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है वो क्या होता है, कुत्ता। तो उसने जब किसी बिल्ली को देखा तो उसने मान लिया कि वो भी एक कुत्ता है। तो वही, जब वो अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में फिट करने की कोशिश करता है, जब बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान में समायोजित कर लेता है तो उसे अभिग्रहण बोलते हैं। जैसे बच्चे ने बिल्ली को देखा और उसे कुत्ता कह दिया क्योंकि उसके पास 4 पैर वाले जानवरों का स्कीमा पहले से था। उसके पास में जो 4 पैर वाले जानवर है उसका स्कीमा, उसका ज्ञान पहले से था कि जिसके भी 4 पैर होते हैं वो क्या होता है, कुत्ता होता है। तो उसने बिल्ली को भी वैसे ही कुत्ता बना लिया। मतलब उसने उसके पुराने ज्ञान के आधार पे एक नए ज्ञान को बना, उसने अपने पुराने ज्ञान के आधार पे बिल्ली को कुत्ता बना दिया। इसको बोलते हैं हम अभिग्रहण। ठीक है, एसिमिलेशन। अब आता है अनुकूलन। जब बच्चा समझता है कि कई चीजें अलग है तो वो अपना नया स्कीमा बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको पता चल गया कि नहीं, कुत्ता अलग होता है और बिल्ली अलग होती है, चाहे दोनों के 4 पैर हो लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है। उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। अब बच्चा समझता है कि बिल्ली और कुत्ता अलग अलग है और नया स्कीमा तैयार करता है। अब उसने बिल्ली का एक नया स्कीमा भी तैयार कर लिया है और कुत्ते का भी अलग कर लिया है, उनकी बॉडी को देख के कि हाँ इसकी बॉडी अलग होती है, ये भौंकता है, बिल्ली अलग तरीके से बोलती है। वही तो उसने उनकी बॉडी पे, के कलर्स पे, वो रंग और रूप के आधार पर
अपना एक नया स्कीमा तैयार किया। किस पे? रंग और रूप के आधार पर उसने एक नया स्कीमा तैयार किया कि नहीं, बिल्ली भी अलग होती है और कुत्ता भी अलग होता है। तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं कि उसने एक नया ज्ञान भी प्राप्त किया, एक नया स्कीमा भी उसके पास में तैयार हो गया बिल्ली का भी। ठीक है, तो हम इसको अनुकूलन कहते हैं। तो ये अनुकूलन और अभिग्रहण, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इनसे कभी कभी इन चीजों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके 4 चरण है। अब हम उन चारों चरण को समझने वाले हैं कि कौन सा किस वर्ष के हिसाब से अनुकूल करता है। ठीक है, सबसे पहला आता है संवेदी गति चरण। ठीक है, सेंसर मोटर स्टेज। जब वह बच्चा पैदा होता है से तो 2 वर्ष तक, जब बच्चा पैदा होता है से तो लेके 2 वर्ष तक की आयु होती है, उसको संवेदी गति चरण के अंतर्गत रखा है जिन पियाजे ने। और यहाँ पे समझाया है कि बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं, अपने हाथ पैर, उनको किसी चीज का जब स्वाद आता है कि उनको ये चीजें अच्छी लग रही है, ये चीजें उनको अच्छी नहीं लग रही है, उनको उनमें सोचने की क्षमता बहुत कम होती है। देखिए यहाँ बताया, बच्चे अपने इंद्रियों आंख कान छूना स्वाद गंध शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। अगर उनको किसी ने, आप मान लीजिए बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, उनको उनकी मम्मी ने डांट दिया, तो मम्मा से अब दूर रहेंगे कि नहीं, मैं जब भी मैं गलत काम करता हूँ तो मेरी मम्मा ने मुझको डांटा। तो वो, और जब उनकी दादी ने उनको बोल दिया कि अच्छा आपको मम्मा ने डांटा, और वो थोड़ा सा लाड़ प्यार जताने लगती है, तो बच्चा जब भी कोई गलत काम करेगा और वो फिर अपनी दादी के पास में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि जब भी उसके मम्मा ने उसको डांटा है तो मैं दादी के पास जाऊंगा तो वो मुझे नहीं डांटेगी। तो वही, जब बच्चा कुछ चीजें देखता है, सुनता है, उस हिसाब से रिएक्ट करता है, वो अपने इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करता है, सही गलत वो नहीं सोचता है, जो वो देखता है वो उससे सीखने की कोशिश करता है। तो उसको उन्होंने संवेदी गतिचरण के अंतर्गत रखा है जिन पियाजे ने। और सोचने की प्रक्रिया उनमें बहुत सीमित होती है, वो सही गलत का ज्ञान उनमें नहीं होता है, वो ज्यादा सोच नहीं सकते। बच्चा प्रयास और गलती के माध्यम से सीखता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण बताया था कि जैसे वो गर्म पानी की बकेट को हाथ लगाएंगे, उन्होंने गलती करी, उनको चोट लग गई, तो क्या वो दूसरी बार जाएंगे? नहीं। तो यहाँ वही बताया कि बच्चा प्रयास और गलती के माध्यम से सीखता है। जब वो उनके अनुभव के आधार से सीखता है कि नहीं मुझे वहां नहीं जाना है, उससे वहां पे मुझे चोट लग सकती है। अब यहाँ धीरे धीरे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास होता है, यानी अगर वस्तुएं आंखों के सामने नहीं है तब भी वह अस्तित्व में है, यह समझ आना। मतलब कुछ चीजें उनको पता लगती है कि ये चीजें अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ये एक्चुअल में है। थोड़ी देर के लिए उनके माता पिता उनसे दूर हो जाते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है, उनको पता है कि हाँ वो अब भी मेरे पास में नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में तो है, वो अभी कहीं गए हुए हैं। बच्चे को ये पता होता है कि हाँ वो चीजें है, चाहे वो उनके सामने नहीं रहे। जैसे उदाहरण के लिए, माँ खिलौना छुपा देती है तो 6 महीने तक 6 महीने का जो बच्चा होता है कि भूल जाता है कि खिलौना था, लेकिन 1 साल के बाद बच्चा उसे ढूंढने लगता है। यही ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास है। जब बच्चा 6 महीने का रहता है, उसके पास में कोई खिलौना होता है, अगर उसको छुपा दिया जाता है तो बच्चा भूल जाता है कि कोई खिलौना उसके पास में था। लेकिन जब वही बच्चा 2 साल का होता है तो उसके पास में कोई खिलौना है तो उसको याद रहता है कि हाँ मेरे पास में खिलौना था, चाहे वो उसकी नजर के सामने नहीं रहे, चाहे वो उसके आंखों के सामने नहीं रहे, लेकिन उसको पता होता है कि हाँ ये खिलौना मेरे पास में है, ये मेरी चीज है। तो उसे ही हम संवेदी गति चरण के अंतर्गत रखते हैं। इसकी आयु 0 से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आयु से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं और उनके कालक्रम में जमाने के लिए आ सकते हैं कि कौन सा चरण किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो आपको यहाँ सबसे जरूरी चीजें बस यही याद रखनी है, उनका नाम याद रखना है और उनके आयु वर्ष याद रखनी है और उनको कालक्रम रूप से सही से जमाना याद होना चाहिए। ये चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ यह लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक होता है। की मुख्य विशेषता क्या होती है? अब बच्चा भाषा का उपयोग करना सीखता है। जब बच्चे 2 साल से ऊपर की आयु तक पहुंचते हैं तो उनको भाषा का उपयोग करना आ जाता है, बच्चे भाषा का उपयोग कर सकते हैं तो वो सीख जाते हैं, सोचने की उनकी शक्ति बढ़ जाती है।
थोड़ा वो कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन उनकी तार्किक क्षमता का विकास अब भी नहीं होता है, लेकिन उनकी तर्क शक्ति फिर भी कमजोर होती है। 2 साल के बच्चों का इतना तर्क शक्ति नहीं होता है कि वो बहुत सारी चीजें सोच सके, पर हाँ, उनकी थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक स्व केंद्रित होता है, यानी वह केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है, दूसरों की स्थिति नहीं समझ पाता है। वो सिर्फ अपनी चीजें देखता है कि हाँ, मुझे ये सही लग रहा है, मतलब ये सही है। वो सामने वाले के दृष्टिकोण नहीं देखेगा कि क्या ये चीजें सच में सही है या नहीं। निर्जीव वस्तुओं को वो जीवित मान लेता है। जब जब उसके पास में कुछ डॉल होती है, या फिर कुछ टेडी बियर होता है, तो वो उसको जीवित समझने लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ में चलता है, ये मैं इसको सुलाऊंगी, मैं इसको खाना खिलाऊंगी। कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई या बहन है, वो अपने टेडी बियर वगैरह, गुड़िया वगैरह को बहुत ध्यान से रखते हैं, उनको सुलाते हैं, अपने साथ में खाना खिलाते हैं। तो वही वो उनके दृष्टिकोण से देखते हैं कि हाँ, ये भी एक बच्चा है। तो यहाँ यही बताए कि वह केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, दूसरों की स्थिति नहीं समझ पाता। वो सामने वाले उस गुड़िया की स्थिति नहीं समझ रहा है कि नहीं, वो निर्जीव है, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मान लेता है। उदाहरण, जैसे बच्चा अपनी गुड़िया से बात करता है। बच्चे जो होते हैं वो अपनी गुड़िया, अपने टेडी बियर, अपने खिलौने से भी बातचीत करने की कोशिश करता है। सोचता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है। जब वो चांद को देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, चांद भी मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं आगे हो रहा हूँ तो चांद भी आगे हो रहा है, मैं पीछे हो रहा हूँ तो चांद भी पीछे हो रहा है। वो सामने वाले की स्थिति को नहीं समझता है। तो यहाँ वही बताया है कि ये 2 से 7 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए होता है। उनकी ये थ्योरी बहुत पुरानी है, हो सकता है कि अब कुछ चेंजेस हो गए, पर ये उन्होंने पुरानी थ्योरी पे, जब उन्होंने जिस वर्ष ये थ्योरी दी थी उस वर्ष के, आजकल ये थोड़ा कम भी हो गया क्योंकि 7 वर्ष के बच्चों में अब काफी समझ भी आ जाती है। ठोस संक्रियात्मक चरण, कंसर्ट ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। ये कौन सी, ये लगभग 7 से 11 वर्ष तक होता है। ये कौन सी आयु वर्ष, सॉरी, कौन से आयु वर्ष तक होता है? 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक। इसकी क्या मुख्य विशेषता होती है कि बच्चा तार्किक सोच सीखने लगता है, मतलब वो तार्किक चीजें भी सोचने लगता है। उनके तर्क आता है कि हाँ, ये चीजें ऐसी है तो ये ऐसी क्यों है, मेरे पास में 3 पेन है, ये सबसे छोटा पेन है, ये सबसे बड़ा पेन है। वो उनको लाइन से जमाने की कोशिश करता है। कुछ उसके पास में बॉक्सेस रहेंगे तो वो उनको जमाने की कोशिश करेगा। बड़े बॉक्स को नीचे रखेगा, फिर उससे छोटे बॉक्स, फिर उससे छोटा छोटा, मतलब ऐसे उसके पास में कुछ चीजें तार्किक होने लगती है, वो कुछ चीजें समझने लगता है। लेकिन तार्किकता सीखने लगता है, लेकिन ठोस वस्तुओं तक ही सीमित रहती है। मतलब जो उसको दिखाई दे रही है, जो चीजें ठोस उसके पास में रखी हुई है, सिर्फ वो उनपे अपनी तर्क शक्ति लगा सकता है। वो मानसिक तौर पे चीजें नहीं सोच सकता कि इसका क्या होगा। जो चीजें उसको सामने दिखाई दे रही है, उसके खिलौने उसको सामने दिखाई दे रहे हैं कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, वो उनको लाइन से जमा सकता है कि कौन से छोटे हैं, कौन से बड़े हैं। लेकिन वो जो चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही है, वो चीजों को नहीं सोच सकता। ठीक है। तो जो उसके पास में ठोस वस्तुएं हैं, वह सिर्फ उनपे तार्किकता लगा सकता है। यहाँ पे लिखा है ठोस संक्रियात्मक चरण। वो सिर्फ ठोस चीजों के बारे में सोच सकता है, जो उसके सामने चीजें हैं वो सिर्फ उसके बारे में सोच सकता है और उसी का अनुमान लगा सकता है। बच्चा वस्तुओं को श्रेणीबद्ध कर क्रम में रखना सीख जाता है। मैंने आपको बताया ना, उसके पास में 5 पेंसिल है, एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, एक ये और एक ये। तो वो उनको लाइन से जमाना इनको सीख जाएगा कि हाँ, सबसे छोटी ये है, ये पहले नंबर पे आएगी, फिर ये दूसरे नंबर पे आएगी, फिर ये तीसरे पे आएगी, फिर ये चौथे पे आएगी। वही, मतलब वो उनको श्रेणीबद्ध करना सीख जाता है और उनको क्रम में लगाना भी सीख जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चा 2 गिलासों में पानी बराबर है चाहे आकार अलग हो। बच्चा ये समझता है कि 2 गिलास है, इसमें पानी बराबर है चाहे उनका आकार अलग अलग हो। वो जो चीजें उसको सामने दिखाई दे रही है, वो उनके चीजों पे तर्क लगा सकता है। पेंसिलों को लंबाई के आधार पर क्रम में रख सकता है। जो भी पेंसिल उसको दिखाई दे रही है, वो उसको लंबाई के आधार पर क्रम में रखना सीख जाता है। उसके पास में इतनी तार्किकता तो आ जाती है कि वो ठोस चीजों को क्रम में लगाना सीख जाता है कि कौन सी चीजें बड़ी है और कौन सी चीजें छोटी है। ठीक है। वह दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझ सकता है। अब वह सामने वाले को दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करता है कि नहीं, ये गुड़िया है, ये मुझसे नहीं बोलती। जब मैं छोटी रहती हूँ तो अपने मम्मी से बोलती हूँ कि ये गुड़िया मुझसे बात नहीं कर रही है, बहुत गंदी है। लेकिन अब मैं उसकी स्थिति भी समझूंगी कि नहीं, वो निर्जीव है, वो मुझसे बात नहीं कर सकती।
तो वही, अब वह सामने वाले के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करता है। अगर उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया तो समझने की कोशिश करेगा, नहीं मेरी ही गलती थी इसलिए उन्होंने डांटा है। तो वही, वो सामने वाले के दृष्टिकोण को भी समझने की धीरे धीरे कोशिश करने लगता है। अब ये लास्ट स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु वर्ष क्या है? ये लगभग 11 वर्ष और उसके आगे तक, किशोरावस्था तक। ठीक है, विशेषता है, बच्चा अब अमूर्त और काल्पनिक सोच सकता है। अमूर्त मतलब होता है जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही, जो अमूर्त है। मूर्त चीजें वो होती है जो हमारे सामने रखी हुई होती है, जिनको हम देख सकते हैं, उसे मूर्त, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे मूर्त बोलते हैं। और अमूर्त चीजें वो होती है जिसे हम छू नहीं सकते, जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, जिसे हम केवल मन में मानसिक तौर पे ही सोच सकते हैं। काल्पनिक सोच सकता है मतलब जो चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही है और वो उसकी कल्पना आप कर सकता है। वो ये सोच सकता है कि अब मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। को चीजें सामने दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो अपनी कल्पना कर सकता है कि मेरा ये लक्ष्य है, मैं बड़े होके ऐसे करने वाला हूँ, मेरे को वहां घूमने जाना है। मतलब वो कल्पना भी करना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का समाधान करता है। अब उसके पास में कुछ चीजें हैं तो वो उस पर तार्किकता लगा सकता है, वैज्ञानिक तरीके से लगा सकता है। जैसे अब उसको कोई चीज उसको लैब में समझाई जाती है तो उसको वो समझ में आने लग जाती है। अब वो लैब जाता है, वो गणित की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। मतलब वो वैज्ञानिक तरीके से भी उसको सॉल्व करने की, उसकी समस्याओं को सॉल्व करने का, समाधान करने की कोशिश करता है, वैज्ञानिक और तार्किक तरीकों से। ठीक है, इफ देन, यदि तो सोच विकसित हो जाती है। इफ देन का मतलब है कि यदि मैं गलत काम करूंगा तो मुझे मम्मी से डांट पड़ेगी या पड़ने वाली है। अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरा भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा, खराब हो सकता है। तो यहाँ पे वही है, यदि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है। काल्पनिकता, मैंने आपको बताया ना, वो कल्पना कर सकता है अमूर्त चीजों पे, कि यदि मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। तो यहाँ वही बताया है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। ये वाली सोच भी उनकी विकसित होने लग जाती है, मतलब वो कल्पना कर सकते हैं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो आगे क्या हो सकता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर विचार कर सकता है। अब उसको धीरे धीरे नैतिकता भी समझ में आने लगती है कि हाँ, चोरी करना गलत बात है, आ, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मतलब उसमें नैतिक समझ भी, अब नैतिक समझ का भी विकास होने लगता है फॉर्मल स्टेज पे। वो सामाजिक कुछ चीजें देखने लगता है कि नहीं, मुझे मेरे दोस्तों के घर जाना है, अगर उसकी बर्थडे पार्टी है तो मैं जाऊंगा, तभी मेरी बर्थडे पार्टी रहेगी तो वो मेरे घर आएगा। वो सामाजिक जो अपने आसपास चीजें देखता है उनको समझने की कोशिश करता है। सामाजिक का मतलब होता है जो हम हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारी कक्षाओं में आसपास जो चीजें देखते हैं उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो वही, वो सामाजिक चीजें भी सीखना लगता है। राजनीतिक मुद्दों, जो कुछ राजनीतिक छोटे मोटे स्कूलों, स्कूल लेवल तक के होते हैं, वो उनपे भी विचार कर सकता है। भविष्य की योजना बनाना और रणनीति सोचना सीखता है कि भविष्य में उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है, उसका गोल का क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कौन से एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके वो धीरे धीरे सोचने लगता है और रणनीति बनाने लगता है कि मुझे अभी ये करना है, जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो मुझे इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो वही, वो भविष्य के लिए योजना बनाने लग जाता है और वो सीखने भी लग जाता है। किशोर सोचता है अगर मैं मेहनत करूँ तो भविष्य में डॉक्टर बन सकता हूँ। मतलब उसको भविष्य की भी चिंता होने लगती है। वो कल्पना कर सकता है कि अगर मैं मेहनत अभी से ही कर लूंगा तो मैं भविष्य में डॉक्टर बन सकता हूँ। मतलब मैंने बताया था ना पहले कि वो अमूर्त चीजें भी सोच सकता है, वो काल्पनिक सोच सकता है, वो यदि सोच सकता है, यदि तो, कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, अगर मैं अभी से मेहनत करूंगा तो मैं भविष्य में डॉक्टर बन सकूंगा। यही हमारे जिन पियाजे की थ्योरी थी। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके चारों, और किसी, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें चरण आपको याद करने हैं।
उनके चारों चरण के नाम आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होने चाहिए, और उनकी आयु का क्रम, कि कौन सी आयु के बच्चे किस चरण में आते हैं। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, आप इसके नोट्स बना लेना, पर सबसे जरूरी यही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।